जो आज हमारे सामने आप प्रश्न खड़ा कर रहे हैं और निश्चित रूप से हम कहते हैं कि हमारी सरकार बननी चाहिए। आज इस तरह से सबसे ज्यादा अगर उत्पीड़न का शिकार है तो कौन है? यादव है, मुसलमान है, जो हमारे समाजवादी पार्टी का कोर वोट बैंक है। और यह हमारी जो यादव मुसलमान का कम। नमस्कार, आज एक बार फिर हम सामाजिक न्याय के नेता लौटन राम निषाद जी के साथ हैं। पिछले एपिसोड में तमाम मुद्दों पर उनसे बातचीत हुई। लेकिन अभी इतने सारे ज्वलंत मुद्दे हैं जिन पर उनके बड़े प्रखर विचार रहे हैं और उन पर बात की जानी चाहिए। तो आज हम सबसे पहले लौटन राम जी का पहले तो स्वागत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल पर और आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो लौटन राम जी, इस समय आरक्षण पर तमाम हमले हो रहे हैं। यहाँ तक कि जो लोग आरक्षण कोटे के हैं उनको बड़ा अपमानित किया जाता है, खासतौर पर जनरल के द्वारा। तो आरक्षण की होल स्थिति को आप कैसे देख पा रहे हैं? देखिए, वह बात हमें कभी कभी जेहन में जो है गले नहीं उतरती कि जब मंडल कमीशन के तहत 13 अगस्त 1990 को जब बीपी सिंह जी की सरकार ने लालू प्रसाद यादव जी, रामविलास पासवान जी, नेताजी और शरद यादव जी के परामर्श पर मंडल कमीशन की सिफारिश के तहत 52.10% जिस ओबीसी की आबादी थी 27% आरक्षण कोटा दिया गया। तो यही लोग जो आज ईडब्ल्यूएस का लाभ ले रहे हैं जी, मैंने देखा कि ये लोग कहते थे कि आरक्षण तो बैसाखी है और आरक्षण से अयोग्य और अपात्र का चयन हो जाएगा। अगर यादव का लड़का, निषाद का लड़का, लोहार कुहार विश्वकर्मा प्रजापति का, लोधी का, किसान के बच्चे जब आरक्षण कोटा से डॉक्टर बनेंगे तो ऑपरेशन करेंगे तो पेट में तौलिया और कैंची छोड़ देंगे। जब इंजीनियर बनेंगे तो पता लगेगा कि ब्रिज गिर जाएगा। इस तरह की ये बातें कह करके जो है कि हम लोगों का मखौल उड़ाते थे। और आपसे बता दूं कि फरवरी 2019 में बिना किसी आयोग के गठन के, बिना किसी प्रस्ताव के, चटमंगनी पर ब्याह की तरह जो है लोकसभा चुनाव को देखते हुए देश की भाजपा की सरकार ने जो है कि ईडब्ल्यूएस यानी गरीब सवर्णों को जिनकी वार्षिक आय 8 लाख रुपया थी उनको जो है 10% आरक्षण कोटा दे दिया गया। हमारा आरक्षण था तो बैसाखी थी। और मैं तो साफ तौर पर कहता हूं कि आरक्षण कोई भीख नहीं है, आरक्षण बैसाखी नहीं। यह बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान में जो व्यवस्था दिया 15/4, 16/4 का, 16/4(a) का, यह प्रतिनिधित्व सुनिश्चितीकरण का एक आधार बनाया गया जी। और आज ईडब्ल्यूएस के रूप में जो देखा जा रहा है, जो कहते थे कि अयोग्य का, अपात्र का चयन होगा, अभी उत्तर प्रदेश पुलिस का परिणाम आया है 15 दिन पहले जी। आप देख लीजिएगा कि प्रतिभा ओबीसी के पास है, कि प्रतिभा जो है कि ब्राह्मण और सवर्ण समाज के पास है। जब उसकी कट ऑफ मेरिट को मैं देखता हूं तो 187 ईडब्ल्यूएस यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जिनको कहा जाता है, गरीब सवर्ण का लीजिए, मैं तो उसको सुदामा कोटा कहने में भी कोई हिचकिचाहट मुझे नहीं है कि 187 की उनकी मेरिट जाती है। ओबीसी की 198.99% कट ऑफ मेरिट जाती है। तो बताइए कि ईडब्ल्यूएस अयोग्यता के मानक को पूरा करता है कि हमारे लोग अपात्र हैं। ये 12% की जो बैरिकेडिंग है, हमारे लोग समझ नहीं पाते। अभी ओबीसी समाज की तमाम जातियां हैं। यादव को तो हमारा बैरियर रहा सामंतों का सामना करना हो लाठी डंडा लेकर के, और अति पिछड़ों का, दलितों की इज्जत आबरू मान मर्यादा की रक्षा करना हो, सामंतों के उत्पीड़न से निजात दिलाना हो, तो यादव समाज बैरियर बनकर के आता था। यादव समाज को इस तरह से प्रेजेंट किए कि यह यादव समाज तो हकमार है, यह अति पिछड़ों का हक हिस्सा लूटने का काम करता है। सच्चाई यह है कि यादव समाज जैसी परिस्थितियां आई उसके अनुकूल अपने को ढालने का प्रयास किया। और यादव समाज हमारा बड़ा भाई है। मैं तो बड़े फक्र के साथ कहता हूं कि यादव हमारा बड़ा भाई है। अगर यादव नहीं होता तो आज हम जैसे लोगों को कुर्सी पर बैठने का अधिकार नहीं मिलता। ऐसा तो नहीं कि अखिलेश जी को खुश करने के लिए यादव को नहीं, बिल्कुल जो सच्चाई है। और हम तो जिस गांव से निकल करके आए हैं, हमारा यादव का और निषाद का चमार भाई का गांव है। हमारे रिश्तेदार जब आते थे पहले तो यादव जी के घरे जो है उस समय तो रस और घुघनी चलता था या भूजा और गुड़ चलता था, तो उनके घर
आकर के पहले करते थे, तब मेरे घर आते थे। यादव जी का कोई रिश्तेदार आते थे तो मेरा सड़क के किनारे घर था, तो मेरे घर पहले चाय पानी करके छाछ बाटा पी करके तब जाते थे। इस तरह का भाईचारा हम लोगों का था। और मैंने तो देखा, हम सामंतों का गांव मेरे अगल बगल है, और मैं कभी कभी मैं जूनियर हाई स्कूल में पढ़ता था, मेरे गांव के सबसे बड़े जमींदार यादव, और देखा कि एक चंद्रिका सिंह जी थे, पोस्ट ऑफिस उन्हीं के घर होती थी। और पहले देखिए बड़ी ये कितनी मनुवादी व्यवस्था कि जड़ें नीचे तक गई थी। जितनी पोस्ट ऑफिस आप देख लीजिएगा, आप जिस जिले के रहने वाले हो, पोस्ट ऑफिस या तो ब्राह्मण के घर में होती थी, या तो राजपूत के घर में होती थी, या भूमिहार के घर में होती थी। और लोग जाकर के चिट्ठी पत्री लेने या 100-200 का मनियादर आता था तो लोग जाते थे, तो उनकी हिम्मत नहीं थी कि खटिया और चौकी पर उनके बैठ लें। वह जमीन पर बैठते थे, या तो पेड़ लगा रहता था तो उसकी शोर होती थी मोटी मोटी, उस शोर पर बैठते थे। और मैं देखा मेरे गांव के सबसे बड़े यादव जी और चंद्रिका सिंह, रणजीत सिंह के द्वार पर जाकर के, और हमारे निषाद समाज के भी लोग थे, वो शोर पर बैठे हैं और पत्थर की पटिया रखी थी उस पर बैठते थे। तो मुझे उसी समय से थोड़ा हमारे दिल में बचकाना स्वभाव तो जरूर था, लेकिन ये था कि ये अकेले इतनी बड़ी खटिया पर बैठे हैं, एक जन दूसरे जन एक खटिया पर बैठे हैं, और हमारे गांव वाले यादव और हमारे मल्लाह बिरादरी वाले, ये हमारे बगल के चमरोट के जो हमारे चमार भाई हैं, ये जमीन पर आओ शोर पर क्यों बैठे हैं, पत्थर पर क्यों बैठे हैं। तो अब उतना जब परिपक्वता नहीं थी अपने में, लेकिन बनारस में आने के बाद यह परिपक्वता जाहिर हुई। आज ये आरक्षण के नाम पर जो आज चर्चा चल रही है, और आज राहुल गांधी जी भी परसों बड़े उन्होंने बेबाकी से 50% के बैरियर को तोड़ने की बात उन्होंने किया, कॉलेजियम को हटा करके उच्च न्यायपालिका में प्रतिनिधित्व की बात किया, एक हाथ में संविधान एक हाथ में मनुस्मृति। मुझे खुशी है कि राहुल गांधी जी आज हमारी बात बोल रहे हैं। मैं राहुल जी के साथ भी रहा हूं, कम से कम हमारे राहुल जी के साथ 54 मीटिंग हुई है। और ये बार बार मैं यही बात कहता था कि मैं भले ही आपकी पार्टी में भी मनुवाद की जड़ें बड़ी गहरी है, लेकिन मैं सामाजिक न्याय का योद्धा हूं। मैं लालू प्रसाद यादव को, मुलायम सिंह यादव, शरद यादव को मैं अपना आदर्श मानता हूं। मैं अपना अगर किसी को भगवान मानता हूं तो मैं बीपी मंडल कर्पूरी ठाकुर को मानता हूं, संविधान निर्माता बोधिसत्व बाबा साहेब अंबेडकर और छत्रपति साहू जी महाराज को, सयाजी गायकवाड़ को मानता हूं। इसलिए आज आरक्षण के नाम पर जो हो रहा है, अब हरियाणा का भी मैं देखा प्रकरण, 8 दिन पहले मीडिया से खबर आई कि हमारी ओबीसी को 8 लाख पर से अगर अधिक आय हो गई तो वह क्रिमिनल लेयर के दायरे में आ गया। लेकिन अब क्या है, उत्तर प्रदेश में 6 लाख अगर वार्षिक आय ओबीसी की है तो आरक्षण के दायरे से बाहर, और 8 लाख वाला ईडब्ल्यूएस यानी सवर्ण जो है वह आरक्षण का हकदार है। इस तरह का कुठाराघात हो रहा है। एक बड़ी चर्चित आपको भर्ती आई थी, 69,000 शिक्षक की भर्ती, खुलेआम डकैती की गई, और उच्च न्यायालय इलाहाबाद की खंडपीठ इलाहाबाद ने दो सदस्यीय जजों की पीठ ने लखनऊ की बेंच ने यह फैसला दिया कि 18,988 पद, जिसमें ज्यादातर हमारे ओबीसी की सीटें थी, एससी की सीटें थी, उनकी खुलेआम हकमारी की गई। और हाईकोर्ट ने निर्देश दिया कि आप नए सिरे से इनकी मेरिट बना करके जो है इनका समायोजन करिए। और योगी आदित्यनाथ अफरा तफरी में तुरंत वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और कहते हैं कि मैं एसएलपी नहीं दायर करूंगा सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन अंदर खाने से आरएसएस के जो लोग हैं उनको आगे करके माननीय उच्चतम न्यायालय में याचिका दाखिल करा करके उस मामले को जो है कि दबाने का प्रयास किया गया। तो इस तरह से जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, खुलेआम ओबीसी एससी एसटी के प्रतिनिधित्व का जो अधिकार है उस पर कुठाराघात किया जा रहा है, उस पर हथौड़े चलाए जा रहे हैं। एक नई चीज आ गई चोर दरवाजा की, जिसको अंग्रेजी में लिटरल एंट्री कहा जाता है, और उसकी जो है कि हिंदी भाषा में पर्दा डालने के लिए पार्श्व भर्ती कहा जाता है। मैं तो चोर दरवाजा कहूंगा। मैं आपको बता दूं विजय भैया कि जब कोई आईएएस त्रिस्तरीय परीक्षा, प्री टेस्ट, मेन टेस्ट, इसके बाद इंटरव्यू होता है, और इंटरव्यू भी एक बड़ी विडंबना है कि एक क्लास वार की जाती है, ओबीसी की अलग बुलाएंगे, एससी की अलग बुलाएंगे, एसटी की अलग बुलाएंगे, लेकिन जो इंटरव्यू लेने वाली कमेटी होती है उसमें कौन होते? कोई ओबीसी नहीं होता, कोई एससी नहीं होता, कोई माइनॉरिटी नहीं होता। वही होता है जो हमारे बाप दादा को जमीन पर भी बैठने नहीं दिया, खटिया पर भी, अपने दरवाजे पर भी कोई निषाद यादव बैठता था तो बैठने नहीं दिया, उनके पेट में दर्द होता था, वही साक्षात्कार की टीम में शामिल होते हैं।
और जान जाते हैं जब क्लास वाइज जो इंटरव्यू होगा, मैं इसीलिए बार बार मांग करता हूं कि मेरिट के आधार पर इंटरव्यू होना चाहिए, और नहीं तो इंटरव्यू को खत्म कर देना चाहिए। क्योंकि अगर क्लास वाइज अगर इंटरव्यू करते हैं तो जाति पक्षपात का शिकार हमारे ओबीसी एससी एसटी को होना पड़ता है। तो मान लिया कि कोई आईएएस की नौकरी पा गया लंबे संघर्ष के बाद, तो 16 साल 17 साल वह आईएएस की नौकरी करने के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट में वह ज्वाइंट सेक्रेटरी बनता है, सेक्रेटरी बनता है, स्पेशल सेक्रेटरी बनता है, या कह लीजिए डायरेक्टर बनता है। और मोदी की सरकार ने बड़ी साजिश के तहत जो आरएसएस के ट्रेंड कैडर के लोग हैं उनको चोर दरवाजा से जो है लेटरल एंट्री के माध्यम से पहले 9 बनाया, 9 के बाद जो है कि फिर 31 लोगों को बनाया, और जब 35 लोगों को बनाने का एक फिर प्रक्रिया को शुरू किए 46 लोगों का, तो हम लोगों ने उसका विरोध करना शुरू किया बड़े जोर शोर से। और मैं तो धन्यवाद देना चाहूंगा यूट्यूबर साथी है या डिजिटल प्लेटफॉर्म को चलाने वाले जो लोग हैं, सोशल मीडिया संचालित करने वाले लोग हैं, कि उन लोगों ने पूरे देश से आवाज उठी कि यह लेटरल एंट्री नहीं होनी चाहिए। इस बात को अखिलेश यादव जी ने भी उठाया सदन में, राहुल गांधी जी ने भी उठाया, मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने भी उठाया, यहां तक कि राजद के एक सांसद है, मैं तो साधुवाद दूंगा कि वो वफादारी कर रहे हैं, नमक हरामी नहीं कर रहे हैं, नमक हलाली कर रहे हैं लालू प्रसाद यादव जी की। डॉक्टर मनोज झा उन्होंने कहा कि नहीं, लेटरल एंट्री नहीं होनी चाहिए, सीधे आप बिना किसी प्रतियोगी परीक्षा के कैसे जो है कि सीधे ज्वाइंट सेक्रेटरी आप बना दे रहे हैं। और जो 89 जो ज्वाइंट सेक्रेटरी होते हैं, 91 जो है कि डिप्टी सेक्रेटरी होते हैं, यही देश की नीतियां बनाने का काम करते हैं। और वहां पर हमारा व्यक्ति अभी बहुत करते करते ओबीसी का 1 व्यक्ति पहुंच पाया, एससी और एसटी के 5 व्यक्ति पहुंच पाए। इस तरह का जो है घटनाक्रम को अंजाम दिया जा रहा है। अब तो पूरी तरह से संविधान में जो व्यवस्था दी गई है उस पर खतरे पैदा किए जा रहे हैं। और हम लोग जब संविधान की बात करते हैं कि संविधान को मोदी सरकार आरएसएस के इशारे पर खत्म करना चाहती है, तो चौथा दिन या परसों दिन आप देखे होंगे मोदी जी बार बार संविधान को शीश नवा रहे हैं, नमन कर रहे हैं। और मैं तो साफ तौर पर कहता हूं कि जिसको नमन करते हैं मोदी, उसको बर्बाद करते हैं। संसद को उन्होंने नमन किया, बर्बाद कर दिया, सेंट्रल विस्टा बना दिया, संविधान को अब लगा रहे हैं, शीश नवा रहे हैं, संविधान को खतरा पैदा करने का काम कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर, आरएसएस के इशारे पर भाजपा की सरकार नगपुरिया दरबार से जो फरमान आता है उसका अनुपालन कर रहे हैं। और ये संविधान को खत्म करके जो मनुस्मृति जिसमें व्यवस्था दी गई, स्त्री शूद्रो न अध्येताम, यानी शूद्र और स्त्री को शिक्षा से वर्जित रखना चाहिए, यह है। और एक किताबें अगर आप पढ़े होंगे निश्चित रूप से, गुरु गोलवलकर ने 2 नीतियां बनाई कि हमारी कभी सरकार बनेगी तो ये इन 2 किताबों की नीतियों को जो है पटल पर उतारा जाएगा। और बंच ऑफ थॉट्स वी आर आवर नेशन हु डिफाइन, कि कैसे ओबीसी एससी एसटी को, महिलाओं को गुलाम बना करके कैसे रखना है, कैसे पिछड़ों दलितों वंचितों को बर्बाद करना है। तो इनकी बस्तियों में अधिक से अधिक देसी दारू के अड्डे खोल देना चाहिए। और इनकी बेटियां, बहन बेटियां अगर पढ़ने आती है हायर एजुकेशन में, तो उनका मान मर्दन कर दो। कई घटनाएं आप देखे होंगे कि हमारी लड़कियां पीएचडी करने गई तो जो उनको पीएचडी कराने वाला प्रोफेसर होता है उनका दैहिक शोषण करने का काम किया, मानसिक उत्पीड़न करने का काम किया। और एक ये नीति की किसी तरह संघर्ष करके अगर ओबीसी एससी एसटी का लड़का अगर बड़े पदों पर चला जाता है, उच्च पदों पर हासिल होता है, तो उसको जीजा और दामाद बना लो। और तमाम हमारे ओबीसी एससी की पहला आईएएस कौन हुआ था हमारी बिरादरी का? महेंद्र यादव। महेंद्र यादव किसके रिश्तेदार बन गए? मनु पुत्री उनकी घरवाली नीरा यादव बन गई। इस तरह से हमारे लोगों की प्रतिभाओं को अपने में मिलाने का काम करते हैं और हमारे लोगों को अपने लोगों से दूरी बना करके अपने घर का रिश्तेदार नातेदार बना करके और हमारे लोगों का मान मर्दन करने का ये काम करते हैं। तो ये जो षड्यंत्र चल रहे हैं, संविधान विरोधी जो कदम चल रहे हैं, इससे निश्चित रूप से हमारे जैसे लोग, जो संघ के लोग हैं वो आज तक अपने बंच ऑफ थॉट्स पर कायम हैं जी। लेकिन देश आज़ाद हुए 75 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, ओबीसी समाज का कोई बंच ऑफ थॉट्स क्यों नहीं बन पा रहा है? देखिए, समय काल परिस्थितियों के अनुसार व्यवस्थाएं बनती हैं, कैसे रास्ता बनाया जाता है। अभी तो 90 के दशक में मैं देखा कि मेरे गांव का यादव नहीं जानता था, एक यादव के अलावा दूसरा यादव ये नहीं जानता था, डॉक्टर इंद्रजीत यादव के अलावा, कि ये मंडल कमीशन है क्या, ये किसके लिए है? ये हमारे लिए है
कि ये दूसरे के लिए लोग कहते थे अरे दलितों को आरक्षण वाला ये मंडल कमीशन है। तो जब हमारे लोग नहीं समझ पाते थे वो 90 के दशक में मंडल कमीशन क्या है, कर्पूरी फार्मूला क्या है, तो आप बताइए कि ये विडंबना रही। लेकिन धीरे धीरे हम जैसे लोग हुए आपकी जानकारी के लिए मैं ये कहूँगा कि आज भी 60% ओबीसी मंडल को नहीं जानता, आज भी 60% नहीं, इससे भी ज्यादा नहीं जानता है। जी। लौटाराम निषाद अपने गांव का इकलौता शायद व्यक्ति होगा या लौटाराम की बेटियां होंगी जो जानती होंगी कि मंडल से हमारा कितना लाभ हुआ है, मंडल हमारे समाज के लिए कितना ऊर्जा देने वाला है, कितनी खाद पानी देने वाला है। तो लौटाराम के परिवार के अलावा परिवार में भी मेरा जो तनहा वाला परिवार है उसके अलावा मंडल के बारे में कोई नहीं जानता। तो ये मान लीजिए कि 90% लोग नहीं जानते ओबीसी के कि मंडल कमीशन क्या है। ये तमाम लोहार कुहार सुनार तेली तमोली बड़ी बारी नाई धोबी बिंद है बिहार है लोधी है किसान है राजभर है चौहान है नट है बंजारा है, इन जातियों को मंडल कहते तो लोग कहते कि मंडल क्या होता है। मैं उत्तर प्रदेश का एक पहला व्यक्ति हूँ कि मैं जब कोई किसी का फोन आता था कभी कभी पता लगा हमारे यहाँ दुबे चौबे पांडे मिश्रा शुक्ला जी भी कर देते थे, लेकिन मैं संस्कारित हूँ, मैं कहता था जय मंडल जय संविधान। तो कुछ समय के हिचक के वो कहते थे जय कमंडल। और कभी कभी हमारे यादव भाई भी अब ये एक आध लोग हैं, बार बार समझाता हूँ, जब जय मंडल कहता हूँ तो कहते हैं जय कमंडल, क्योंकि उनको जानकारी नहीं है कि ये मंडल कहने का मतलब क्या है और कमंडल कहने का मतलब क्या है। मैं आपको बता दूं कि लखनऊ में 2020 में बीपी मंडल जी की 25 अगस्त को मैं जयंती का कार्यक्रम, एक यादव जी का बहुत बड़ा विद्यालय था और वहां हायर एजुकेशन वाले लोग आए, वहां कोई जो है नॉन ग्रेजुएट था ही नहीं, सारे लोग ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट पीएचडी डी.लिट है ऐसे लोग। तो मैं कुरेदने के लिए मैंने कहा कि आप बताइए कि इसमें बीपी मंडल किस जाति के थे, कितने लोगों को मालूम है? तो 2 हाथ उठा। मैंने पूछा, एक यादव जी जो थे कहें कि कुर्मी। तो हमने कहा कि जब मेरा यादव ही अपने पूर्वज को नहीं जान पा रहा है तो यह दुर्भाग्य है हमारा ओबीसी का। हमने कहा बीपी मंडल अहीर थे, खाटी अहीर, मुरहे स्टेट के जमींदार थे और वह सामाजिक दल से झेले थे। एक बात मैं बता दूं, घटनाक्रम, जब 51 दिन के लिए वो मुख्यमंत्री हुए थे, सुशील बाबू 3 दिन मुख्यमंत्री रहे, उसके बाद जब बीपी मंडल जी 51 दिन के मुख्यमंत्री बने, दुर्भाग्यवश, ये तो हम लोग विज्ञान के छात्र रहे, केमिस्ट्री हमारी फेवरेट सब्जेक्ट रहा है, इसलिए मैं जानता हूं कि जब तेल और पानी में घर्षण होता है तो आग लग जाती है। कभी कभी देखे होंगे बॉम्बे हाई में आग लग जाती है 15-15 दिन 20-20 दिन तक, तो ये वैज्ञानिक कारण है। तो जब हमारे मंडल जी मुख्यमंत्री थे और दुर्भाग्यवश बरौनी रिफाइनरी से तेल रिसकर गंगा नदी में चला गया और आग लग गई, तो पंडित विनोदानंद झा, कभी मुख्यमंत्री बिहार के, कांग्रेस पार्टी के नेता और प्रतिपक्ष के नेता उस समय थे, उन्होंने कहा जब नंजतियवा और सुद्रवा कुर्सी पर बैठी है, मुख्यमंत्री बनी है, तो गंगा जी में अगिया लगबे न करी। तो हमारे नायक, हम लोगों के नायक, महानायक बीपी मंडल जी ने कहा था ये आग तो गंगा जी में लगी है, लेकिन जलन कुछ लोगों के सीने में हो रही है। मैं वह दौर, मैं बच्चा था भी, और बाबू राम नरेश यादव जी, छेदीलाल साथी हमारे निषाद बिरादरी के थे, बहुत बड़े अधिवक्ता थे, उनकी अध्यक्षता में 1974 में सर्वाधिक पिछड़ा वर्ग आयोग बना था और वही परिस्थितियां थी कि 50% से अधिक आरक्षण नहीं हो सकता। उसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने 15% की सिफारिश किया था। और बाबू राम नरेश यादव जी एक हरवाहा चरवाहा के घर में पैदा हुए थे, पढ़ लिख करके वकालत करते थे। और जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हुए तो उसमें सदन के सदस्य भी नहीं थे, निधौली कला से चुनाव जीते। तो छेदीलाल साथी ने उनको कुरेद करके 20 जुलाई 1977 को जो है हम लोगों के लिए 15% रोस्टेड सिस्टम के तहत आरक्षण की व्यवस्था कराए। मैं सुना उसमें 7-8 साल का मैं रहा होगा। तो बड़ी जाति वाले, हमारे बगल के जो बड़ी जात के लोगों के गांव हैं, वो लोग कहते थे गाली दे करके कि दिल्ली से आया संदेश, दाढ़ी बनावे कर्पूरी और गाय भैंस चरावे राम नरेश। और यही नहीं, ये तो थोड़ा सा अच्छा था, राम नरेशवा वापस जाओ, लाठी लो गाय भैंस चराओ। जब कर्पूरी ठाकुर जी 1977 में जनता पार्टी की सरकार के ही वो मुख्यमंत्री थे, नाई बिरादरी में पैदा हुए थे, उनके पिताजी जो है दाढ़ी बाल बना गोकुल ठाकुर जी दाढ़ी बाल बनाते थे। यहाँ तक कि एक बार उनके पिताजी बीमार हो गए और मुख्यमंत्री रहते हुए गमछा डालकर मुंह पर और जमींदार का दाढ़ी बनाने पर गए थे। छोटा से ब्रेक लेते हैं, इसके बाद बात को कंटिन्यू रखेंगे। तो अपने दर्शकों से कह दो कि हम एक छोटे से ब्रेक के बाद नेक्स्ट एपिसोड में इसी बात को ऐसे ही कंटिन्यू रखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।